आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि जब पूरी दुनिया में टैरिफ को लेकर टकराव बढ़ रहा है, तब वैश्विक राजनीति के समीकरण भी तेजी से बदलने शुरू हो गए। इसे आप जियो पॉलिटिक्स का एक चेस गेम कह सकते हैं। जो शतरंज का खेल खेला जाता है वही चेस गेम, जिसमें हर देश बहुत सोच समझकर अपनी चालें चल रहा है और पल पल वैश्विक राजनीति का केंद्र बिंदु बदलता जा रहा है। सबसे बड़ा बदलाव यही है कि जिस रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा 50% टैरिफ लगाया, अब उसी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हो सकती है। इस मुलाकात की तारीख और समय अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में दावा है कि यह मुलाकात अगले हफ्ते यूएई में भी हो सकती है। इस मुलाकात के लिए एक शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें दोनों देशों के बीच अलग अलग मुद्दों पर चर्चा होगी और ऐसा दावा है कि सम्मेलन के आउटरीच प्रोग्राम में राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से भी मिल सकते हैं। यूक्रेन वही देश है जो फरवरी 2022 से रूस के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है और ये युद्ध अब भी, जब आप ये बुलेटिन देख रहे हैं, ये युद्ध जारी है। राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन के बीच आखिरी बार मुलाकात जुलाई 2018 में फिनलैंड में हुई थी, लेकिन अब यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार ऐसा होगा जब दोनों देशों के बीच इस तरह का समिट होगा। और हो सकता है कि इस समिट में भारत पर जो 50% टैरिफ लगाया गया है वो मुद्दा भी उठाया जाए। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रूस ने इस टैरिफ का विरोध किया है और यह कहा है कि भारत को इसकी पूरी आजादी है कि वो किसके साथ व्यापार करना चाहता है। यह मुलाकात इसलिए भी महत्वपूर्ण होगी क्योंकि इसी महीने के आखिर में 31 अगस्त और 1 सितंबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 साल बाद चीन में होंगे। चीन में एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन का वार्षिक सम्मेलन होना है, जिसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी होंगे, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी होंगे और रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी इस समिट में शामिल होने के लिए चीन की यात्रा पर आ सकते हैं। यानी जियो पॉलिटिक्स का ये चेस गेम धीरे धीरे बहुत गंभीर होता चला जा रहा है। जब तक अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ नहीं लगाया था, तब तक दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर में ज्यादा बदलाव नहीं आए थे। उस वक्त अमेरिका के साथ भारत के संबंध अच्छे थे, चीन के साथ संबंधों में तनाव था और रूस को लेकर हमारे रिश्ते पहले जैसे ही थे। उस परिस्थिति में अमेरिका हमारे करीब था और चीन हमसे दूर, लेकिन अब परिस्थितियां बदली हुई दिख रही हैं। अब टैरिफ के कारण भारत और अमेरिका के रिश्तों में तनाव है, चीन के साथ रिश्तों में सुधार हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी 7 साल बाद एससीओ समिट के लिए चीन जाने वाले हैं और रूस से भी हमारे संबंध मजबूत हुए हैं, क्योंकि हमने अमेरिका के दबाव के बावजूद रूस के साथ अपने व्यापार को बंद नहीं किया। हालांकि अभी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भारत को अमेरिका का सामना करने के लिए चीन का समर्थन लेना चाहिए, लेकिन यहां आपको यह भी समझना होगा कि चीन कभी भी भारत का दोस्त नहीं हो सकता। जिस शब्द की हम चर्चा पहले कर रहे थे कि एक सिचुएशनशिप की स्थिति होती है जब आप एक दूसरे को फायदा पहुंचाने वाले, क्योंकि किसी तीसरे को आपको टैकल करना है, उस तरह की स्थिति में क्या भारत आगे बढ़ रहा है। इन हालात में चीन हमारे लिए एक रणनीतिक साझेदार तो बन सकता है, लेकिन जब हम चीन के साथ बातचीत करेंगे तो यह बात भी हमारे जहन में रहेगी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने चीन में बने हथियारों का इस्तेमाल किया था और लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में क्या करता है चीन, ये भी हम जानते हैं। चीन का भारत के साथ जो सीमा विवाद है वो अभी सुलझा नहीं है और जैसा कि हमने आपसे शुरुआत में कहा कि ये जियो पॉलिटिक्स का एक चेस गेम है। हर कोई अपना शतरंज फिट कर रहा है, जिसमें हर देश अपने हितों की रक्षा करते हुए आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ भारत पर टैरिफ लगा रहे हैं, ये टैरिफ पूरी दुनिया पर लगाया जा रहा है। जिन देशों के साथ अमेरिका ने ट्रेड डील की है उन पर भी ये टैरिफ लगाया गया है, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि भारत और ब्राजील दो ऐसे देश जिस पर उसने सबसे ज्यादा 50% टैरिफ लगाया है। राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि ऐसा करके वो अमेरिका की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं। दुनिया की सभी कंपनियों को यह संदेश देना चाहते हैं कि अगर उन्हें अमेरिका में अपना सामान बेचना है तो उन्हें वो सारा सामान अमेरिका में ही बनाना होगा, वरना उन पर भारी टैरिफ लगाया जाएगा। ये देखकर ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका के लोगों का भला चाहते हैं, लेकिन आज जरा इसकी भी कड़वी सच्चाई देखिए। और देश के अंदर भी लोग जो काट छाट के वीडियोस इधर उधर फैलाते हैं और जो पूरा सच सामने नहीं आने देते, क्योंकि इकोनॉमिक्स की उनकी बहुत जो संकीर्ण सोच और समझ है
वो सिर्फ एक हथियार के तौर पर देश के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं, उन सबको ये बात आज ध्यान से सुननी चाहिए। अप्रैल में जब पहली बार राष्ट्रपति ट्रंप ने दुनिया पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान किया, तब अमेरिकी संसद की हाउस अप्रोप्रिएशंस कमेटी में इस पर जबरदस्त हंगामा हुआ। इस बैठक में डेमोक्रेटिक पार्टी के एक नेता ने केला दिखाते हुए यह पूछा कि इस पर कितना टैरिफ लगता है। जवाब में अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी ने कहा कि इस पर लगभग 10% टैरिफ लगता है, और यहीं से अमेरिका के लोगों को एक नई बात पता चली। वो बात यह थी कि इन केलों से वॉलमार्ट कंपनी ने 8% मुनाफा कमाया, और जो सस्ती कीमतों पर केले दूसरे देशों से खरीदे गए, उनमें अमेरिका के लोगों को कोई फायदा नहीं मिला। इस घटना से अमेरिका में यह बहस भी शुरू हुई कि टैरिफ के नाम पर राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिकी लोगों को फायदा पहुंचाने की जो बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, उसमें दम नहीं है। हकीकत यह है कि टैरिफ को लेकर जितनी भी ट्रेड डील्स हो रही हैं, उनमें अमेरिकी लोगों से ज्यादा अमेरिकी कंपनियों का हित देखा जा रहा है। इसके अलावा यह आइडिया भी पूरी तरह से गलत है कि अमेरिका ज्यादा टैरिफ लगाकर रातों रात एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा और वहां दूसरे देशों से कंपनियां आकर अपनी फैक्ट्रियां लगा लेंगी। इसे आप केलों के उदाहरण से भी समझ सकते हैं। पूरी दुनिया में अमेरिका केलों का सबसे ज्यादा आयात करता है। 2024 में उसने लगभग 28,000 करोड़ रुपए के केले खरीदे थे। अब अमेरिका चाहे भी तो वो भी इस आयात को कम नहीं कर सकता है। इसका कारण यह है कि अमेरिका की मिट्टी ऐसी है जहां केले नहीं उगाए जा सकते, और अगर इसके बाद भी वहां केलों को उगाया जाता है तो ये केले दूसरे देशों में जो खरीदे गए केले हैं उनसे बहुत ज्यादा महंगे हो जाएंगे। और यही बात सोचकर अमेरिका को इन केलों का आयात दूसरे देशों से इंपोर्ट करना पड़ता है। यहां बात सिर्फ केलों की नहीं, इलेक्ट्रॉनिक सामान, स्मार्टफोन्स, दवाइयां, सेमीकंडक्टर चिप्स, ऑटो पार्ट्स, फल, सब्जियों के लिए भी अमेरिका काफी हद तक दूसरे देशों पर निर्भर है, और इनकी ग्लोबल सप्लाई चेन ऐसी है कि अमेरिका चाहकर भी शॉर्ट टर्म में इसको बदल नहीं सकता है, पलट नहीं सकता है। इनका उत्पादन अपने देश में अभी नहीं कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद टैरिफ के मुद्दे पर पूरी दुनिया को गुमराह कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिसके बारे में अमेरिका के नेता भी अच्छी तरह से जानते हैं। पहला सेक्टर है दवाइयों का, फार्मा सेक्टर, जिस पर वो धमकी तो दे रहे हैं 250% टैक्स का, लेकिन इस बार कोई टैक्स नहीं लगाया है फार्मा सेक्टर पर। स्मार्टफोन्स, कोई टैरिफ नहीं लगाया है। फुल टैरिफ जो है हम आपको दिखा रहे हैं। भारत के निर्यात में अगर ये नंबर आप देखें, इनके निर्यात पर अभी अमेरिका में कोई टैरिफ नहीं लगेगा, और इसकी वजह यह है कि भारत के 43% स्मार्टफोन्स और लगभग 40% दवाइयां अकेले अमेरिका को जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि स्मार्टफोन्स और दवाइयों के लिए अमेरिका काफी हद तक भारत पर निर्भर रहता है, और अगर वो इन दवाइयों और स्मार्टफोन्स पर भी 50% टैरिफ लगा देता तो इसका सीधा असर अमेरिकी लोगों की जेब पर पड़ता। इससे अमेरिकी लोगों को महंगे फोन्स, महंगी दवाइयां खरीदनी पड़ती है, और महंगाई में अचानक से इजाफा हो जाता है। इसीलिए राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ तो लगाया, लेकिन साथ ही चालाकी भी दिखाई। अब उनकी चालाकी जरा आपके सामने रखते हैं। जब दवाइयों पर, स्मार्टफोन्स पर, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पर, जहां वो हम पर निर्भर करते हैं, अमेरिका निर्भर करता है, इतने ओवरनाइट वहां फैक्ट्रियां नहीं लग सकती हैं। अचानक आप जो सप्लाई चेन है उसको नहीं बदल सकते हैं, तो वहां पर तो 0% टैरिफ लगा दिया। इसके अलावा उन्होंने भारत के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को भी टैरिफ के दायरे से बाहर रखा है। इन पर सिर्फ 6.9% का पुराना बेसिक टैरिफ ही लागू होगा। अब समझे खेल? जी हां, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का मतलब यह है कि जब कच्चे तेल को रिफाइन करके उनसे पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल बनाया जाता है तो इन्हें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कहते हैं। ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी भारत उस कच्चे तेल से बना रहा है जो रूस से खरीदा जा रहा है। यानी रशिया के कच्चे तेल से बने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को अमेरिका बिना किसी टैरिफ के भारत से खरीद रहा है, लेकिन बाकी सामानों पर यह कहकर 50% टैरिफ लगा रहा है, टैरिफ लगेगा। आप सोचेंगे कि जब ये सामान भी अमेरिका ज्यादा मात्रा में भारत से खरीद रहा था, तो उसने दवाइयों और स्मार्टफोन्स की तरह इन पर टैरिफ की छूट क्यों नहीं? तो इसके पीछे एक बड़ा खेल है, वो खेल आपको बताते हैं। असल में स्मार्टफोन्स और दवाइयों की सप्लाई चेन को रातों रात नहीं बदला जा सकता। अमेरिका ऐसा नहीं कर सकता कि वो आज भारत की दवाइयां इस्तेमाल कर रहा है और कल किसी और देश की दवाइयां इस्तेमाल करने लगे। कोई दूसरा देश अमेरिका की दवाइयों और स्मार्टफोन्स की जरूरत को पूरा ही नहीं कर सकता है, लेकिन जो कपड़े हैं, जो सोना है, गोल्ड एंड डायमंड्स, हीरा, जो कारपेट है, कालीन है, जो फर्नीचर है, जो मैट्रेसेस है, जो सी फूड है, उन्हें अमेरिका भारत की जगह किसी और देश से खरीद सकता है, और इन भारतीय सामानों को अमेरिका के बाजार में दूसरे देशों के सामान से आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है,
और यही इस वक्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। इसे ऐसे समझिए कि भारत की तरह चीन, बांग्लादेश, वियतनाम ने भी अमेरिका के साथ ट्रेड डील को फाइनल किया है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ने इन देशों पर कम टैरिफ लगाया है और चीन के लिए जो टैरिफ की नई दरें हैं वो 90 दिनों के लिए उसने स्थगित कर दी है, रियायत दे दी है। ये सब कुछ एक रणनीति के तहत हो रहा है। इसलिए हो रहा है ताकि अमेरिका के बाजार में भारत का सामान इन देशों के सामान से रिप्लेस हो जाए और इन सामानों की बहुत महंगाई भी ना बढ़े। यह बात भी अजीब है कि जिन देशों के साथ अमेरिका की दुश्मनी है उन पर राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत से कम टैक्स लगाया है। इनमें ईरान, उत्तर कोरिया, येमेन, रूस पर अमेरिका ने सिर्फ 10% टैक्स लगाया है। मतलब ये भी चमत्कारिक काम इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। ये जानकारी फिच रेटिंग ने खुद दी है। इसके अलावा सीरिया पर 41% टैरिफ लगाया गया है, चीन पर 34% टैरिफ लगाया गया है, जिसमें 90 दिनों की छूट मिली है। तो दुश्मन देशों की जो पूरी लिस्ट है वो हम आपको दिखा रहे थे। उसमें ईरान पर 10%, अभी उस पर हमला किया था, ईरान पर 10%, उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया 10%, येमेन, रूस से हम कच्चा तेल खरीद रहे हैं इसलिए हम पर 50% और खुद रूस पर 10%। आप खुद सोचिए कि क्या यह बात अजीब नहीं लगती है कि जिस रूस से व्यापार करने के लिए भारत पर 50% टैरिफ लगा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, उसी रूस पर अमेरिका ने सिर्फ 10% टैरिफ लगाया है। यहां हो सकता है कि इन देशों के साथ अमेरिका कम या ना के बराबर व्यापार करता है, इसीलिए उसने इन पर कम टैरिफ लगाया हो। लेकिन यहां यह भी तो सोचना होगा कि अगर अमेरिका इन देशों पर प्रतीकात्मक रूप से भी कम टैरिफ लगा रहा है तो उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है, आखिर उसकी सोच क्या है। ऐसे वक्त पर वो भारत से, मतलब चीन से भी ज्यादा, और खुद अमेरिकी मीडिया में सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात को लेकर हो रही है कि जिस चीन और चीन की विस्तारवादी नीति और चीन जिस तरह से पूरे विश्व में एक बड़ी आर्थिक शक्ति के तौर पर उभर रहा है, उसके खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप बोलते रहे हैं। लेकिन उसी चीन पर भी वो उतना टैक्स नहीं लगाते हैं जितना वो भारत पर लगाते हैं। व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब राष्ट्रपति ट्रंप से यह पूछा गया कि रूस से कच्चा तेल तो चीन भी खरीद रहा है, फिर चीन पर अमेरिका ज्यादा टैरिफ क्यों नहीं लगा रहा, तो इस पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अभी तो भारत पर 50% टैरिफ लगा है, सिर्फ 8 घंटे हुए हैं, आगे आप बहुत कुछ देखेंगे और अब सेकेंडरी सैंक्शंस भी भारत पर लग सकते हैं। एक बार सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। आप सोच रहे होंगे कि ये सेकेंडरी सैंक्शंस क्या होते हैं। तो सेकेंडरी सैंक्शंस का मतलब ये होता है कि किसी देश को दुनिया से अलग थलग करना। उदाहरण के लिए अगर अमेरिका ने भारत पर सेकेंडरी सैंक्शंस लगाए तो दुनिया के जितने भी देश के साथ व्यापार करते हैं उनके संबंध अमेरिका से खराब हो जाएंगे। अमेरिका इन देशों से यह कहेगा कि उसने पहले ही कहा था कि वो भारत के साथ व्यापार करने वाले देशों के साथ अपना सहयोग नहीं बढ़ाएगा और इस तरह भारत अलग थलग होने लगेगा। सरल शब्दों में कहें तो ये प्रतिबंध होते हैं जिनमें अमेरिका का पक्ष लेने वाले देश भी भारत के खिलाफ हो सकते हैं। अब तक अमेरिका ने ये सेकेंडरी सैंक्शंस ईरान और रूस पर लगाए थे, क्योंकि इन प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदना जारी रखा, इसीलिए सेकेंडरी सैंक्शंस के कारण भारत पर 50% टैरिफ लगाया। तो इस पर आप राष्ट्रपति ट्रंप की एक धमकी समझिए, जिसमें वो शायद ये कहना चाह रहे हैं कि अब वो दुनिया के दूसरे देशों से भी ऐसा कहेंगे कि वो भारत के साथ व्यापार ना करें। जैसे आप अभी अमूल, मदर डेयरी, नंदिनी जैसी कंपनियों का मक्खन, घी, चीज, पनीर जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। लेकिन सोचिए अगर अमेरिका की कंपनियां भारत में आ गई तो हमारी इन स्वदेशी कंपनियों को कितना चैलेंज होगा, नुकसान होगा। इन्हीं सारी बातों को सोचकर सरकार ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील को फाइनल नहीं किया, क्योंकि हम कृषि और डेयरी के मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। और राष्ट्रपति ट्रंप नाराज हो गए और नाराजगी के पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है। असल में अमेरिका की 10% नौकरियां कृषि सेक्टर में है। वहां के 2 करोड़ 21 लाख लोग कृषि उद्योग में काम करते हैं और पिछले कुछ समय से इन्हें खेती बाड़ी में काफी नुकसान हो रहा है। इतना नुकसान हो रहा है कि अमेरिकी सरकार को इन किसानों को बेहिसाब सब्सिडी देनी पड़ रही है। 2025 में इन किसानों को 3,65,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी और आर्थिक मदद अमेरिका की सरकार ने दी है और इसमें पिछले साल के मुकाबले 345% का इजाफा हुआ। अब राष्ट्रपति ट्रंप ने सोचा कि जिस भारत में कृषि सेक्टर
इतना बड़ा है, अगर वहां अमेरिका की कंपनी और किसानों को एंट्री मिल गई तो इससे उनकी सरकार का सब्सिडी का खर्च कम हो जाएगा और भारत में व्यापार करने से अमेरिकी किसानों की आमदनी फिर से बढ़ जाएगी। यह उनकी सबसे बड़ी चैलेंज स्टोरी है, अमेरिकी किसानों की जो स्थिति है। लेकिन भारत ने अपने किसानों और पशुपालकों के हितों को बचाने के लिए ऐसा नहीं होने दिया और टैरिफ की धमकियों के बावजूद ट्रेड डील को फाइनल नहीं किया। भारत ने यहां यह देखा कि अगर हमने अमेरिकी कंपनी और किसानों को अपने कृषि सेक्टर में आने दिया तो भारत के उन 70% परिवारों का क्या होगा जो किसी ना किसी रूप से कृषि क्षेत्र से, एग्री सेक्टर से जुड़े हुए, और भारत की जीडीपी में 16% का योगदान है उनका। और यही सोचते हुए किसान हित में भारत ने 50% टैरिफ को सह लिया, लेकिन हमने ट्रेड डील में समझौता न कृषि पर किया न डेयरी पर किया। इस टैरिफ वॉर में एक तरफ अमेरिका का मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मागा अभियान है और दूसरी तरफ भारत का मेक इन इंडिया अभियान है। इन दोनों अभियानों का मकसद यही है कि ये दोनों देश अपने अपने उत्पादन को लेकर आत्मनिर्भर बने। राष्ट्रपति ट्रंप ने तो अमेरिका को फिर से महान बनाने के लिए भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया, लेकिन अब हमारे देश को भी मेक इन इंडिया को मजबूत बनाना होगा। अगर आप भारत में बना स्वदेशी सामान खरीदते हैं तो भारत का इंपोर्ट पर खर्च कम हो जाएगा और इंपोर्ट पर कम होगा तो हमें अपने विदेशी मुद्रा भंडार को बचा पाने में और भारत का पैसा भारत में रहेगा। ये टैरिफ हमारी अर्थव्यवस्था का मुश्किल से कुछ बिगाड़ पाएगा। रशिया ने परमाणु मिसाइलों की तैनाती से जुड़ी 39 साल पुरानी संधि को रद्द कर दिया है। साल 1987 में 1987 में रशिया और अमेरिका ने कोल्ड वॉर खत्म करने के प्रयासों के दौरान यह तय किया था कि वो सीमाओं पर मौजूद 500 से 5000 किलोमीटर तक हमला करने वाली जितनी भी परमाणु मिसाइलें हैं उनको हटाकर उन्हें खत्म कर देंगे, 500 से लेकर 5000 किलोमीटर तक। 8 दिसंबर 1987 को सोवियत संघ और अमेरिका में यह संधि हुई थी जिसका नाम था द इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी। इस संधि का मकसद नेटो देशों और सोवियत संघ की सीमाओं पर तैनात परमाणु मिसाइलों और अन्य बैलिस्टिक मिसाइल्स को नष्ट करना था। अब देखिए, साल 1939 से 1945 तक दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध में उलझी रही। विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद दुनिया के दो शक्तिशाली देश अमेरिका और सोवियत संघ बिना लड़े एक दूसरे से ज्यादा ताकतवर बनने की होड़ में लगे हुए थे। इसको शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर कहते हैं। यह कोल्ड वॉर साल 1947 में शुरू हुआ, 91 में जाकर 1991 में खत्म हुआ, तब सोवियत संघ टूट गया। इन 34 वर्षों के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ ने सीधा युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन एक दूसरे से ज्यादा ताकतवर परमाणु हथियार और मिसाइलें बनाई। कोल्ड वॉर के दौरान दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का एक खतरा मंडराता रहा और यह तय था कि तीसरा विश्व युद्ध परमाणु युद्ध में बदल सकता है। इसकी वजह यह थी कि अमेरिका ने सोवियत संघ से निपटने के लिए साल 1949 में 12 देशों के साथ नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाया। इस संगठन का मूल उद्देश्य क्या था? वो ये कि अगर कोई देश, कोई भी देश इन 12 देशों में से किसी भी एक पर हमला करेगा, किसी एक देश पर, तो सारे 12 देश मिलकर उस पर हमला कर। सोवियत संघ ने नेटो को अपने लिए एक बहुत बड़ा खतरा समझा और फिर 1970 और 1980 के दशक में उसने नेटो देशों से जो लगती हुई सीमाएं थी, उसकी बॉर्डर्स थे, वहां पर परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। इन मिसाइलों की रेंज 500 से 5000 किलोमीटर थी। सोवियत संघ के इस कदम को देखते हुए अमेरिका ने नेटो देशों में भी अपनी परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। अमेरिका ने नेटो देशों में जो रशिया से लगी हुई थी, दो महाशक्तियों के इस कदम से दुनिया पर परमाणु युद्ध का खतरा था। अगर गलती से एक भी परमाणु मिसाइल कोई भी देश सनक में चला देता तो महाविनाश होता। उत्तरकाशी की त्रासदी के बाद से हमारे देश में लगातार पहाड़ों पर बढ़ने वाले पर्यटन को लेकर चर्चा हो रही है। आपको ये बताएंगे कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सरकारें पर्यटकों के पैसों से अपना खजाना भर लेना चाहती हैं, तब हमारे पर्यटकों के पास ये पैसा कैसे आ रहा है? पैसा बाजार कंपनी ने 97 शहरों के 5700 लोगों पर एक सर्वे कराया, जिसमें यह पता चला कि भारत के लोग अब सबसे ज्यादा पर्सनल लोग जो वेकेशंस है, जो पर्सनल लोन वो ले रहे हैं, वो लोन घूमने फिरने और छुट्टियां मनाने के लिए ले रहे हैं। 2025 के पहले 6 महीने में सबसे ज्यादा 27% लोगों ने ट्रैवल लोन लिया।
अगर आप लोन की बात करेंगे तो सबसे पहले मन में आएगा कि हो सकता है लोग एजुकेशन के लिए लोन लें, शादी के लिए लोन लें, शिक्षा के लिए लोन लें। 27% लोगों ने ट्रैवल लोन लिया है, यानी वेकेशन लोन, यानी कहीं आने जाने के लिए लोन। 24% लोगों ने घर की मरम्मत कराने के लिए लोन लिया। 11% लोगों ने क्रेडिट कार्ड का बकाया पैसा भरने के लिए लोन लिया। लगभग 9.5% लोगों ने अस्पताल में इलाज के लिए पर्सनल लोन लिया। 6% लोगों ने शिक्षा और 5.4% लोगों ने शादी के लिए पर्सनल लोन लिया। एक जमाना था जब भारत के लोग बचत करते थे और बचत के पैसों से कहीं छुट्टियां मनाने के लिए जाते थे कि हमने पैसा सेव किया है, लेकिन अब लोग घूमने फिरने के लिए भी ट्रैवल लोन ले रहे हैं बैंक से और उसे जरूरी खर्च मानते हैं। इनमें भी छोटे शहरों के लोग ज्यादा हैं। 71% ट्रैवल लोन ऐसे लोगों ने लिए जो लखनऊ, कानपुर, मुरादाबाद, पटना, जोधपुर, अंबाला, जालंधर, रांची जैसे छोटे शहरों में रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि भारत के लोग अब सिर्फ अपने देश में घूम रहे हैं, अब हमारे देश के लोग विदेशों में भी जाने के लिए ट्रैवल लोन ले रहे हैं। 15 साल पहले यानी साल 2009-2010 में भारत के लोगों ने विदेश यात्राओं पर 146 करोड़ रुपए खर्च किए थे, लेकिन अब यही खर्च 975 गुना बढ़कर 2024-25 में 1,42,000 करोड़ रुपए हो चुका है। इसमें 58% से ज्यादा का सालाना उछाल आया है। साल 2009 में 11 लाख से ज्यादा भारतीयों ने अलग अलग देशों की यात्रा की। यह आंकड़ा कोविड से ठीक पहले 26 लाख को पार कर गया और कोविड के बाद फिर से इसमें उछाल आया और 2022 में यह आंकड़ा 21 लाख तक पहुंच गया। भारत के लोग न सिर्फ विदेशों में घूमने पर पैसा खर्च कर रहे हैं, बल्कि विदेशों में पढ़ाई और इन्वेस्टमेंट पर भी अच्छा खासा पैसा खर्च कर रहे हैं। 15 साल पहले विदेशों में भारतीयों का शिक्षा खर्च 4,700 करोड़ रुपए था, जो अब 17 गुना बढ़कर 83,000 करोड़ रुपए हो गया। ये वो पैसा है जो भारतीय दूसरे देशों में अपनी पढ़ाई लिखाई पर खर्च कर रहे हैं। इसी तरह 2009-2010 में भारत के लोगों ने विदेशी शेयर बाजार में करीब 1,800 करोड़ रुपए खर्च किए, जो अब 8 गुना बढ़कर 15,000 करोड़ रुपए हो चुके हैं। घर या कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने में भारतीयों ने 15 साल पहले 400 करोड़ रुपए खर्च किए। इन्वेस्टमेंट में अब 7 गुना बढ़कर 2,800 करोड़ रुपए हो चुका है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2024 में 3 करोड़ लोगों ने विदेशों की यात्रा की और इस साल भी भारतीयों की विदेश यात्रा पर 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं। ये पैसा पूरे पाकिस्तान के 2 साल के रक्षा बजट के बराबर है। लेकिन भारत के युवा चाहे बैंकों से लोन ले, दोस्तों से कर्ज ले या फिर कहीं से भी पैसे लाएं, वो बस काम से समय निकालकर घूमना चाहते हैं और घूमने फिरने के साथ रील्स भी बनाना चाहते हैं।